हेलो एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको हिंदी के सभी टॉपिक्स के इन डिटेल एमसीक्यू चाहिए तो आपको मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेरे चैनल पर आपको जॉइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके पेमेंट करके आप जॉइन हो सकते हैं। और उसके लिए मेरा पर्सनल नंबर या फिर मेरा फ़ोनपे आईडी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको यूट्यूब पर ही पेमेंट करना है और जॉइन होना है। इस वीडियो में पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, होप कि आपके काम आएगा। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अनुकरण या नकल और दोहराना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। देखिए, जब भी लिखा हो नकल करना, दोहराना, ये बच्चे के लिए एक नकारात्मक भावना है, ठीक है। इसे करने के लिए हमेशा शिक्षक को रोकना चाहिए। नेक्स्ट है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। अगर किसी चीज़ को बच्चा सिर्फ देख रहा है, उसके बारे में कोई विश्लेषण उसे पता नहीं है, ना ही शिक्षक बता रहा है, तो कभी भी उसका जो अधिगम है ना, वो प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। सिर्फ देख के वो उसको क्या मालूम होगा? कुछ भी नहीं। जब तक उसको शिक्षक कुछ विश्लेषण नहीं किए हैं, कुछ बताए नहीं हैं। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, एक मशीन की तरह कंटेंट को बस याद कर लेना, ऐसे अधिगम प्रभावशाली नहीं होता है। हम उसको कभी ना कभी कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, ठीक है। हमारा अधिगम जो है प्रभावशाली नहीं होगा। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ठीक है। संकल्पना यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो बच्चे के मन में अवधारणाएं होती हैं, उसके बाद शिक्षक जो भी कुछ नए ज्ञान देते हैं बच्चे को, ठीक है, उन सभी जो एक टॉपिक के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, उन सब के बीच एक धारणा, एक संबंध को खोजना, ठीक है, कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या बातें हैं और शिक्षक क्या क्या बता रहे हैं, उनमें एक संबंध को बनाना, ताकि जो हम सीख रहे हैं ना, वो और अच्छी तरीके से सीखें। तो उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन। अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। पहले तो क्वेश्चन को समझिए। अधिगम कठिनाई से जूझते छात्र यानी जो छात्र, जिस छात्र को सीखने में कठिनाई हो रही है, ठीक है, वो कुछ डिफिकल्टी महसूस कर रहा है, तो उसके पास ज़रूरत क्या है कि वो अच्छे से थोड़ा आसानी से समझ पाए। तो उसको आसानी से समझाने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, ये तो करना ही चाहिए, इससे बच्चा अच्छे से समझेगा। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी करना चाहिए। अगर एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज महसूस कर रहा है, तो उसको उसके हिसाब से आप एक शिक्षक के नाते एक योजना बना सकते हैं, ठीक है, कि आप किस तरह से उसको समझाने से वो समझ पाएगा। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे उपागम, ऐसे टेक्निक्स का शिक्षक यूज करेंगे, जिससे बच्चा क्या करेगा, क्रिएटिविटी दिखा पाएगा, ठीक है। तो अगर हम उसके सामने कुछ इस तरह का टेक्निक यूज करते हैं कि वो अच्छे तरीके से अपने तरीके से समझ पाता है और वो क्रिएटिविटी दिखा पा रहा है, तो ये तो उसके लिए सही है। उसका अधिगम क्या होगा, प्रभावशाली भी हो पाएगा, ठीक है, और वो आसानी से समझ भी पाएगा। उत्तर यहाँ पर क्या होगा कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ए ऑप्शन। एक बच्चा देखिए, वो अधिगम की कठिनाई से जूझ रहा है, वो वैसे ही मतलब पहले से ही वो समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए वो दिक्कत है। अगर उसके सामने हम और जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और उसको जटिल टेक्निक से हम उसको समझाएंगे, तो वो कहाँ से समझेगा, है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अध्यापक को ये नहीं करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, ये सभी।
यहाँ पर उत्तर होगा सी ऑप्शन विश्वसनीयता। सपोज एक निबंधात्मक परीक्षण है, ठीक है, तो उसमें हम वैधता वहाँ पर हो सकता है, उद्देश्य की पूर्ति हो सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में भी वैधता की पूर्ति किया जा सकता है। और उसके बाद वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, ये भी आप निबंधात्मक परीक्षण में भी कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में भी। लेकिन अगर आप विश्वसनीयता की बात करेंगे ना, तो निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है कि सपोज एक बार किसी निरीक्षक ने कॉपी चेक किया है, तो वो 70 मार्क्स दिया है आउट ऑफ 100। लेकिन अगर दोबारा कोई और चेक करे तो हो सकता है कि वो 80 आउट ऑफ 100 दे सके, या फिर 50 आउट ऑफ 100 दे दे, ठीक है, ये होता है निबंधात्मक में। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षण में होता क्या है कि जितनी बार भी कोई भी मतलब चेक करे कॉपी ना, 50 बार भी चेक करे, अगर 70 आउट ऑफ 100 है तो वो 70 ही रहेगा। क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, ठीक है, वन लाइनर होते हैं, उसके लिए बस एक ही आंसर होता है। अगर सही लिखा है तो सही, गलत लिखा है तो गलत, ठीक है। कोई 50 लोग अगर चेक करेंगे तब भी जो सही है सही, जो गलत है गलत। इसीलिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होता है विश्वसनीयता। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी प्रभावशाली शिक्षण की बात आए ना, चाहे दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन हो आपके सामने, लेकिन अगर वहाँ पर आपको दिखे कि प्रत्यक्ष अनुभव, या फिर ये दिखे कि बच्चे को वास्तविक चीज़ों से परिचित कराना, या फिर किसी वास्तव घटना उसको दिखाना, या फिर किसी स्थल को ले जाकर दिखाना, भ्रमण ले जाना, ठीक है, भ्रमण के लिए ले जाना, तो वही सब चीज़ें ना हमेशा सही होता है एक प्रभावशाली शिक्षण के लिए। यहाँ पर सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, प्रत्यक्ष अनुभव। एक बच्चा, चाहे आप उसको 50 लोग भी उसको पढ़ा दें, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है ना, तब वो जिस तरीके से सीखता है उसको कोई और कभी भी नहीं सिखा सकता उस तरीके से, ठीक है। तो सही क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुभव। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है सीखने की क्रियाओं से, उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधियों से, विषय वस्तु से। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है बी ऑप्शन सही होगा, उद्देश्यों से, ठीक है। हम मूल्यांकन करते क्यों हैं? क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसके पीछे जो उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य की कहाँ तक पूर्ति हुई है, छात्र कहाँ तक समझा है, शिक्षक कहाँ तक ठीक से समझा पाया है, इनको जानने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, उद्देश्यों से। किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? रचनात्मक मूल्यांकन, भविष्यात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन, ठीक है। जब भी बात फीडबैक का आए ना, फीडबैक पूछा जाए या फिर वहाँ पर फीडबैक के जगह प्रतिपुष्टि लिखा हो, ठीक है, फीडबैक को हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं, तो तब होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। सिर्फ हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ही फीडबैक को देखने मिलता है, ठीक है। हम फीडबैक कब देते हैं, सिर्फ रचनात्मक मूल्यांकन में। और जो होता है योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, वो तो सत्रांत में होता है, यानी कि सत्र के एंडिंग में, सेशन के एंडिंग में होता है। तो उसमें फीडबैक देने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम फीडबैक दे सकते हैं कि आगे तुम इस तरह से करोगे तो सही रहेगा। लेकिन जो एंडिंग वाला एग्जाम होता है समेटिव असेसमेंट, उसमें ऐसा कोई फीडबैक का सिस्टम नहीं होता है। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? संगठन, सामाजिकरण, समायोजन, आत्मसातकरण। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, आत्मसातकरण। जब भी बच्चे के पास कोई ज्ञान हो पहले से, और उसके बाद एक नया ज्ञान वो पाता है और उस नया ज्ञान को वो पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, तब उसको पियाजे कहते हैं कि आत्मसातकरण, असिमिलेशन, ठीक है। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। वो अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है।
मीना, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, शायद समझ में भी ना आए, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ये दिखा कि वो क्या नहीं कर पा रही है, प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में ये दिखे ना कि संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है, वो कौन सी स्टेज होगा? पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक। और ये जो प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता वो किस स्टेज में कर पाएगी? मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, जो काम एक बच्चा पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में नहीं कर पाता है ना, पियाजे के अनुसार वो सब कार्य वो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्टेज पर कर लेता है। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? डेविड ऑजुबेल, लेव वाइगोस्की, रॉबर्ट एम गेगने, जेरोम ब्रूनर। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये संप्रत्यय किसने दिया था? जेडपीडी, लेव वाइगोस्की। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। अधिगम उत्पत्तिमूलक क्रमादेश है। अधिगम एक अचेतन प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। लेव वाइगोस्की 3 चीज़ों को महत्व देते थे, एक समाज और दूसरा संस्कृति, तीसरा भाषा। ठीक है, तो जहाँ पर भी जिस भी ऑप्शन में आपको समाज दिखे, संस्कृति दिखे और भाषा दिखे, वहाँ पर आपको लेव वाइगोस्की भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समाज, संस्कृति, भाषा, इन तीनों में से कौन दिख रहा है? समाज। डी ऑप्शन में अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, तो यही सही होगा, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। यह कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। बच्चों का अपने आप से बात करना, इसे क्या कहते हैं? गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है, उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक है। पूछा गया है कि बच्चा जो अपने आप से बात करता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खेलते हैं और अपने आप से बातें करते करते खेलते हैं, अपने आप से बातें करते करते कोई काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है? यहाँ पर सही होगा सी ऑप्शन। ठीक है, उनकी सोच को, यानी बच्चों का अपने आप से बात करना उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। बच्चे जो खुद से बातें करते हैं ना, वो कोई पागलपन नहीं है। ठीक है, वो अपने आप से जो वो कार्य कर रहे होते हैं, उसको जो अपने आप से बात करते हैं वो एक गति प्रदान करता है। ठीक है, जो कि उनके जो कार्य होता है ना, उसको आगे लेकर जाता है। और ये जो अपने आप से बात करना, इसे पियाजे कहते हैं कि अहम केंद्रित भाषा है। ठीक है, और वाइगोस्की कहते हैं कि ये निजी भाषा है, प्राइवेट स्पीच है। व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना, पाठचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। शिक्षक ये कर सकता है कि बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दे कि बच्चे आप खुद से पढ़ो। ठीक है, और पाठ्यचर्या को समायोजित करना, ये भी शिक्षक कर सकता है। शिक्षण विधियों को समायोजित करना, ये भी कर सकता है। लेकिन योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, कभी भी एक शिक्षक को बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार ग्रुप में नहीं बांटना चाहिए। ठीक है, कि ये एक पढ़ाकू दल है, यहाँ पर बच्चे, इस ग्रुप में बच्चे पढ़ते हैं, और वो मूर्ख दल है कि वहाँ पर उस ग्रुप में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त, ठीक है, हर एक बच्चा अलग अलग होता है एक दूसरे से, उसको सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से ये आशा नहीं की जा सकती है कि वो योग्यता के अनुसार समूह में विभक्त करे। निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा शिक्षण, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, एकीकृत शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भले ही आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन समावेशी शिक्षा तो आ ही सकता है ना? और यहाँ पर उत्तर है बी ऑप्शन,
समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, वो समावेशी शिक्षा को महत्व प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा प्रणाली में क्या क्या सम्मिलित है? संस्थान, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा प्रणाली में ये सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा में ये भी महत्वपूर्ण है कि संस्थान कहाँ पर है, कौन सा है, पाठ्यक्रम क्या है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये सब कुछ। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, अभिभेदी समरूपी निर्देशों, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो अलगाव तो कभी भी नहीं करना चाहिए बच्चों को। यहाँ पर सही होगा ए ऑप्शन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। समावेशी कक्षा में होता क्या है कि तरह तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। कोई अच्छे से समझता है, कोई थोड़ा नहीं समझता है, कोई थोड़ा दिव्यांग होता है, ठीक है। हर एक की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है समावेशी कक्षा में। तो वहाँ पर क्या है कि अगर एक बच्चे में कुछ सामर्थ्य है, कुछ कर दिखाने की सामर्थ्य है, वो कुछ कर दिखाने के लिए समर्थ है, तो उस सामर्थ्य को हमेशा एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए, ठीक है। कि क्या करने से उसके पास जो योग्यता है ना, जो दक्षता है, वो थोड़ा और बढ़ सके। तो समावेशी कक्षा में इसी पर ही जोर देते हैं कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए उसे अवसर मिले। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधन करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। डी ऑप्शन तो कभी भी नहीं करना चाहिए, जो कि नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। जो हमारे दादाजी दादी जी जो बोलते हैं ना, रूढ़िबद्ध धारणाएं उनके मन में जो है नकारात्मक, उनको कभी भी एक शिक्षक मजबूत नहीं करना चाहिए, ठीक है। विविध पृष्ठभूमियों की अधिगम करता, कक्षा में बहुत से बच्चे आते हैं, हर हर एक का परिवार में समान समान सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, समान प्रकार के। हर एक का अलग अलग मतलब सोच होती है, ठीक है। अलग अलग घर के सदस्यों के सोच अलग अलग होते हैं, हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, भाषा अलग अलग होते हैं, रुचि अलग अलग, ठीक है। बहुत कुछ अलग होते हैं, ठीक है, जैसे कि वैयक्तिक विभिन्नता। तो ऐसे अधिगमकर्ताओं को संबोधन करने हेतु उनके साथ डील करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? यहाँ पर सही होगा सी ऑप्शन, कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके के हैं, तो उनके लिए उदाहरण भी हमें बहुत सारे स्रोतों से इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई जॉइंट फैमिली में रहता है और कोई सिंगल फैमिली में रहता है। तो अगर हम सिंगल फैमिली का एग्जांपल दें, तो जो सिंगल फैमिली में रहता है ना, वो समझ पाएगा। लेकिन जो जॉइंट फैमिली में रहता है वो तो नहीं समझ पाएगा, है ना, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है सिंगल फैमिली, उसको जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पर जॉइंट फैमिली की भी एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तब जाके वो वाला बच्चा समझ पाएगा। इसीलिए सही क्या होगा कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। मतलब अलग अलग स्रोतों से हमें अलग अलग प्रकार के उदाहरण लेने चाहिए, ताकि हर एक बच्चा ना अपने अपने तरीके से समझ सके, ठीक है। हर एक बच्चे का ध्यान में रखना चाहिए। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? यंत्रबद्ध याद करने पर जोर देकर, प्रवीणता अभिमुखी क्रियाकलाप देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बच्चे को दंड देकर। बोला गया है कि अधिगम की अभिप्रेरणा, यानी कि अगर एक बच्चा सीखने के लिए प्रेरित है, तो उस अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर होगा बी ऑप्शन, प्रवीणता अभिमुखी क्रियाकलाप देकर। ए ऑप्शन में देखिए, अगर उसको आप यंत्रबद्ध याद करने के लिए देंगे ना, रट्टा लगाने के लिए, उसके पास जो प्रेरणा है ना, वो धीरे धीरे सो जाएगी, ठीक है। फिर वो प्रेरित नहीं रहेगा बच्चा। और बच्चों को अगर हम बहुत आसान क्रियाकलाप दें तो भी वो प्रेरित नहीं होगा, धीरे धीरे ना वो डल होता जाएगा।
क्या है, बहुत है तो ये तो आसान ही है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसे सोचेगा धीरे धीरे बच्चा। बच्चे को अगर दंड देंगे ना तो वो डर जाएगा, या तो वो डर जाएगा या फिर वो गुस्सा होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है, मुझे नहीं करना, जिद्दी हो जाएगा। तो उसके जो अभिप्रेरणा है ना, जो एकदम से बच्चा क्या होता है, प्रेरित होकर मतलब बहुत ही क्रिएटिव होता है, ठीक है, बहुत ही सक्रिय हो जाता है बच्चा प्रेरणा पाकर। तो उसको हम कायम कैसे रहेंगे, उसको प्रवीणता अभिमुखी क्रियाकलाप देकर, ठीक है, उसको कुछ ऐसे कार्य देंगे कि जो वो कार्य कर पा रहा है ना, उस कार्य में वो निपुण बन जाए, प्रवीण बन जाए, ठीक है, ऐसे कार्यकलाप हम उसको देंगे। तो अधिगम की अभिप्रेरणा जो उसके पास है वो कायम होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। विचार क्या है, संरचनात्मक कंट्रस्टिविस्ट, ठीक है, तो वो क्या सुझाव देगा, यही ना कि बच्चा एक्टिव रहे, बच्चा अच्छे तरीके से खुद काम करके समझे, ठीक है। संरचनात्मक विचार हमेशा यही सुझाव देता है कि एक बच्चा पढ़ाई में सक्रिय भूमिका निभाए, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं है, बच्चों के पास खुद का भी ज्ञान होता है, वो पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं रहते हैं, पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर भी निर्भर नहीं रहते हैं, हमें बाहर से भी बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो और भी गलत है। पढ़ाई में अगर बच्चों की भूमिका नहीं है तो भाई किसका भूमिका है ना। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो। आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है, डी ऑप्शन सही होगा, जब विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो, ठीक है। हम आकलन या फिर मूल्यांकन करते ही क्यों हैं, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि छात्र ने कितना सीखा है और शिक्षक ने कितने अच्छे से सिखाया है। तो अगर आकलन करने के बाद हमें ये ना पता चले कि शिक्षक कितना सिखाया है और छात्र कितना सीखा है, तो फिर आकलन करने का मतलब ही क्या है ना। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होगा, जब उससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक मिले, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 3, 4, 5, 6। तो उत्तर आप सभी को पता है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया, कार्ल रोजर्स, पावलोव, स्किनर, पियाजे। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, ठीक है, इसका अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कार्ल रोजर्स ने। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है, एरिक्सन, गार्डनर, पियाजे, कोहलबर्ग। वस्तु स्थायित्व यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने उनके सामने अगर उनके सामने कोई चीज़ हो ना और आप उनके सामने से वो चीज़ हटाकर कहीं दूसरे जगह पर रख दें और वो बच्चा देखा हो, ठीक है, कि आप कहाँ रखे हैं, तो घूम फिर आकर आप अगर वो चीज़ ना पाएँ, ठीक है, आप भूल गए हैं कि वो चीज़ कहाँ है, लेकिन वो बच्चा नहीं भूलता है कि आपने वो चीज़ कहाँ रखी थी, ठीक है। वो आपको दिखा देगा कि वहाँ पर है चीज़, क्योंकि उसने देखा है कि चीज़ जो सामान है उसको उसके सामने से उठाकर कहाँ रखा गया था, ठीक है, उसको याद है, बच्चों को याद होता है। यही होता है वस्तु स्थायित्व। इसको समझने के लिए किसने सहायता की है, पियाजे ने, ठीक है, ये बात बताई थी पियाजे ने। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है, अहम केंद्रीयता, संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, सजीव चिंतन। बच्चा क्या बोल रहा है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है,
अम, मुझे तो आज तक भी लगता है कि जो सूर्य है ना हमारे साथ साथ चलता है। ठीक है, रास्ते में बाइक में जा रहे हो ना, ऐसा लगता है कि मेरे ही साथ चलता है। आप जितना दूर तक जाओ उतना दूर तक वो सूर्य आपके साथ रहता है। तो उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, बच्चे को यही लगता है। ठीक है, तो इसको ना पियाजे कहते हैं कि ये उसका सजीव चिंतन है। मतलब अम, एक जड़ वस्तु है जो कि एक ही जगह है, लेकिन उसको बच्चा क्या सोचता है कि वो सजीव है। ठीक है, वो भी चल रहा है। रास्ते में जो पौधे होते हैं ना, ठीक है, वो वहीं पर खड़े होते हैं, लेकिन लगता क्या है कि वो चल रहे हैं हमारे साथ। तो यही है, निर्जीव को हम सजीव सोचते हैं, यानी हम नहीं, बच्चे सोचते हैं। ठीक है, तो उसी को पियाजे कहते हैं कि सजीव चिंतन, या फिर इसको और इसका एक और भी नाम है जीववाद कहते हैं। ठीक है, यानी सजीव और निर्जीव में बच्चा भेद नहीं कर पाता है, इसे पियाजे कहते हैं सजीव चिंतन या फिर जीववाद। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये सभी मानकीकृत परीक्षण का अर्थ ये सभी होगा। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण, आप जो आरएसटी देंगे ना, वहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे, क्या वो आपके शिक्षक ने बनाई है? नहीं, कुछ विशेषज्ञों के द्वारा वो क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो हो गया मानकीकृत परीक्षण, उसमें विश्वसनीयता है। आप अगर एक बार दो बार जितनी बार देंगे, आपके पास जो ज्ञान है वही उसमें दिखेगा। ठीक है, या फिर दो तीन चार जितने भी टीचर्स वो कॉपी चेक करेंगे, सब सेम ही मार्क देंगे, क्योंकि वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद वैधता, उद्देश्य की पूर्ति होती है उससे। किस उद्देश्य से आरएसटी का एग्जाम हो रहा है, ताकि आप टीचर बनने के लायक हैं भी कि नहीं, बस यही तो देखना है। ठीक है, यही उद्देश्य है। तो आरएसटी एग्जाम के बाद जो भी क्वेश्चन बनाए हैं, जो भी जो आंसर देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि कौन कौन शिक्षक बनने के लायक हैं। ठीक है, तो उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तो हो गया, ये वैधता भी हो गया। उसके बाद मानक, एक जैसे एक सिलेबस है ना, हमारा एक सिलेबस है आरएसटी का, तो उसी के हिसाब से वो एक एजेंडा मान लीजिए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो ये हो गया मानक। ठीक है, तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ ये तीनों हो जाएंगे, ये सभी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, संवेदी गामक भी कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष के बाद। यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था जो है वो ए ऑप्शन सही होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, और 2 से 7 क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक, जिसमें बच्चा बहुत सी क्रियाएं नहीं कर पाता है। उसके बाद 7 से 11 होता है मूर्त संक्रियात्मक, बहुत से कार्यों बच्चा कर पाता है, मूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है, तर्क कर पाता है। उसके बाद 11 वर्ष के बाद होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जो उसके सामने नहीं है, जो बहुत दूर है, उसके बारे में सोचकर भी बच्चा तर्क कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है लिखना पढ़ना सिखाना, पैसे कमाना, बच्चे की सर्वांगीण विकास, या फिर ये सभी। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य या फिर जो भी शिक्षालय हैं उनका भी अति महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि बच्चे की सर्वांगीण विकास हो, हर एक क्षेत्र में बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो। ठीक है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। छमाही यानी 6 महीने में एक मूल्यांकन। ठीक है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का सही होता है? सतत मूल्यांकन। ठीक है, कंटिन्यूअसली उनका मूल्यांकन करना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? देखकर, पढ़कर, सुनकर, खुद करके। आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, जब तक आप क्या कार्य को खुद नहीं करते हैं ना, तब तक आपके पास जो हुनर है वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। ठीक है, या फिर आप किसी भी काम में ना निपुण नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, खुद करके। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, यानी ग्रुप स्टडी, ग्रुप लर्निंग को
निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ग्रुप लर्निंग को हमेशा एक शिक्षक प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा, निर्देश। क्या पूछा गया है कि प्रशिक्षण द्वारा यानी ट्रेनिंग द्वारा व्यवहार में संशोधन। आप अगर पढ़ते हैं ना, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि सीखना किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं, और वहाँ पर यह बताया जाता है कि जब भी हम कोई ट्रेनिंग हो चाहे कुछ भी हो, उसके दौरान हमारा जो व्यवहार है ना, उसमें जब परमानेंट परिवर्तन, ठीक है, मतलब हमेशा के लिए एक अच्छा सा परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं सीखना या फिर अधिगम, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? अधिगम को। सीखना है एक जटिल डैश मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया, संवेगात्मक प्रक्रिया। यहाँ पर उत्तर होगा ए ऑप्शन, मानसिक प्रक्रिया। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। पूछा क्या गया है कि रचनात्मक निर्धारकों को जानना। रचनात्मक निर्धारकों यानी बच्चे की जो क्रिएटिविटी है ना, उसको जानने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उसको निर्धारण करने के लिए जो टेक्निक्स, ठीक है। तो क्या क्या कौन सी टेक्निक सही नहीं है पूछा गया है। वार्तालाप कौशल, आप देखे होंगे कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, लिखते अच्छे हैं, लेकिन बात करने के लिए बोल दो ना, चुपचाप बैठ जाते हैं, मुंह से मतलब एक वर्ड नहीं निकलेगा। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, मतलब इस तरीके से बात बोलते हैं ना, मतलब एकदम सुनते ही रह जाओ, मतलब इतनी अच्छी तरीके से वो अपने बातें को प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, ठीक है। तो ये होता है वार्तालाप कौशल। आप वार्तालाप कौशल से आसानी से बच्चे की क्रिएटिविटी को जान सकते हो। उसके बाद परियोजना कार्य देखिए, अगर आप एक प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को, वो करके लाते हैं प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट को देखकर आप आसानी से बच्चे में क्या क्रिएटिविटी है उसको आप जान सकते हैं। आप उसकी क्रिएटिविटी को जानने के लिए ही तो प्रोजेक्ट कार्य देते हैं, है ना। उसके बाद है मौखिक प्रश्न। अगर आप एक प्रश्न पूछते हैं ना, तो किस तरीके से वो उसका जवाब देता है, किस दृष्टिकोण को सामने रखकर वो जवाब देता है, आप उसके जवाब से जान सकते हो। यहाँ पर सही क्या होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उपागम सही नहीं है, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न एक एमसीक्यू, 4-5 एमसीक्यू आप दे देंगे बच्चे को, तो जो वन वर्ड का आंसर होता है वो बस वन वर्ड आंसर दे देगा, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है बता देगा, उसमें आप उसकी क्रिएटिविटी को नहीं जान सकते हैं, है ना। तो इसीलिए सही होगा बी ऑप्शन, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? संतुलन, अनुभव, संगठन, सामाजिक संचरण। तो याद रखिएगा, जहाँ पर समाज है वहाँ पर कौन है? वाइगोस्की है। इसीलिए यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक संचरण। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है सामाजिक संचरण। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? केली, पियाजे, फ्रायड, ब्रूनर। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है पियाजे को, ठीक है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, विषय सामग्री के रहने पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, अनुकरण पर। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत हमेशा विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने को आकलन।
एक क्षेत्र को वो लोग भ्रमण पर जाते हैं, बच्चे सहित शिक्षक, और वहाँ से आकर वो लोग उस भ्रमण के बारे में चर्चा करते हैं। जब हम एक बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, बुक के बारे में चर्चा करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, हम बुक के बारे में फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आया वर्ड फीडबैक। फीडबैक यानी फॉर्मेटिव, ठीक है। और फॉर्मेटिव क्या है, सीखने के लिए आकलन को क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सही क्या होगा, ए ऑप्शन, सीखने के लिए आकलन कहेंगे। एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, क्लासरूम डाइवर्सिटी, रुचियों के, सीखने के, योग्यता के, ये सभी। एक कक्षा में आप जहाँ जो बच्चे होते हैं ना, उनमें रुचियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। और सीखने के तरीके भी भिन्न भिन्न होती है, और योग्यता भी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा ये सभी। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। देखना क्या है आपको कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता, वो किस तरह से प्रयोग कर रहा है, उसको देखना है। अगर आप साक्षात्कार करेंगे, व्यक्ति आपके सामने बैठा होगा, आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको जवाब देगा। वो कार्य को किस तरह से कर रहा है, उसको आप कैसे देखेंगे, वो क्या वहाँ पर कार्य करता है, नहीं, वो बस बोलता है, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, वो सुनता है। प्रश्नावली में क्या है, आप उसको क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन करेगा, लिख के दिखाएगा, खत्म बात, ठीक है। लिखित परीक्षा में वो आंसर लिख कर दिखाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पर छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन के लिए यथोचित रूप होगा अवलोकन, ठीक है, बी ऑप्शन। छात्र जिस तरह से प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं ना साइंस के, तो वहाँ पर टीचर अवलोकन करता है, देखता है कि किस तरह बच्चा जो है प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा, अवलोकन। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, ये कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या फिर संकलित मूल्यांकन। जब भी पूछा जाए कि अनुदेशन के समय या फिर सीखने के समय यानी ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग लर्निंग, वो सब होता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ठीक है। और अगर सीखने के एंडिंग में आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो होगा आपका समेटिव, ठीक है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी ज्ञान का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, पियाजे, पावलोव, स्किनर या फिर कोहलर। ये कहते थे पियाजे, ठीक है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी ज्ञान का सृजन करते थे, ये पियाजे का कथन है।